प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2149, सी हु हैज मोर पेशेंस। जब झंग यी को यह पता चला कि वो निर्जन द्वीप असल में वुलुयन एम्पायर की साजिश है, तो उसके दिल से सारा बोझ उतर गया। अब उसके मन में कोई उलझन नहीं थी। तो असली सवाल अब यह था, इस हालात का फायदा कैसे उठाया जाए? झंग यी ने गहराई से सोचना शुरू किया। सबसे पहले यह संभावना कितनी है कि गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने वुलुयन एम्पायर छोड़कर यहां आकर सिर्फ उसी को फंसाने के लिए जाल बिछाया हो? संभावना बेहद कम थी, मगर नामुमकिन नहीं। क्योंकि दुश्मन उसकी क्षमताओं को जान चुका है, तो जाहिर है उन्होंने जाल में ऐसी तैयारियां की होंगी जो उसकी पावर्स को टारगेट कर सके। असल में वुलुयन एम्पायर को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनकी समझ अब भी उसी स्तर पर अटकी हुई थी जहां तियानहाई वॉर के दौरान थी। मतलब, उन्हें असल में यह नहीं पता कि झंग यी की टाइम रिलेटेड पावर्स किस हद तक इवॉल्व हो चुकी है। तो अगर वे सच में उसे फंसाना चाहते हैं, तो जरूर कोई तरीका होगा उसकी स्पेशल डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी को रोकने का। दूसरा सवाल था, दुश्मन ने उसे लुभाने के लिए कितना बड़ा चारा रखा है? अब तक उसे बस कुछ सोर्स ऑफ गॉड फ्रैगमेंट्स ही मिले थे। ये उसके लिए काफी टेम्पटिंग नहीं था। झंग यी लिविंग रूम में आया और अपने पैरों से बिग टोटोरो को हल्के से हिलाया। बिग टोटोरो, उठो, जिंदगी और आदर्शों पर थोड़ी बातचीत करते हैं। बिग चिंचिल्ला ने पलटकर झंग यी को हैरानी से देखा, बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए, मानो समझ ही न पा रहा हो कि ये अचानक क्या चाहता है। 3 साल साथ रहने के बाद उसकी भाषा को अब मशीन ट्रांसलेशन से समझा जा सकता था। मगर उसकी आईक्यू ज्यादा नहीं थी, बिल्लियों और कुत्तों जैसी। उसे हुआ और फ्रॉग जैसे हाई लेवल म्यूटेंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इसलिए उससे बातचीत अक्सर इनडायरेक्ट ही करनी पड़ती थी। झंग यी ने एक कुर्सी खींची और उसे वो बाल थमाए जो उसने केव से पाए थे। ये तुम्हारे साथी का है, क्या तुम अपने साथी से मिलना चाहोगे? बिग टोटोरो ने उस बाल को ध्यान से देखा, नजदीक जाकर सूंघा। अगले ही पल वो खुशी से उछल पड़ा, चींची करता रहा, मानो बेहद एक्साइटेड हो गया हो। कई सालों से उसने अपने ही जाति के किसी जीव की खुशबू नहीं पाई थी। अब अचानक अपने काइंड की गंध पाकर वो फूला नहीं समा रहा था। हुआ ने झंग यी से लापरवाही से कहा, मास्टर, ये तो बस इन हीट हो गया है। झंग यी हंसकर बोला, हाँ, 3 साल से किसी अपोजिट सेक्स से मिला ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो होना ही था। फिर उसने टोटोरो से कहा, चलो मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां तुम्हारे बहुत सारे साथी हैं। वादा करता हूं तुम्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कंपेनियंस मिलेंगे। टोटोरो ने खुशी खुशी चींची की, झंग यी को गले लगाने भागा। मगर झंग यी ने उसे धक्का दे दिया, वरना वो उसकी मोटी तोंद से दम ही घुट जाता। इसके बाद झंग यी ने टोटोरो से उसकी जाति के बारे में डिटेल में बातें पूछी। अब उसके दिमाग में पूरा प्लान बनने लगा था। इसी दौरान समुद्र शांत बना रहा। कई दिनों तक कोई उस निर्जन द्वीप के पास नहीं गया। बस ईस्ट चाइना सी के पेट्रोल बोट्स रोज यहां से गुजरते थे। नाविक दूर से उस द्वीप को देखते, झिझकते, मगर कभी पास नहीं आते। 3 दिन गुजर गए, फिर 7 दिन और बीत गए। आखिरकार अंडरग्राउंड केव में छिपे वुलुयन एम्पायर के लोग बेचैन होने लगे। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उन्हें यहां खींच ही लिया था, फिर भी उन्होंने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? एक लिजर्डमैन ऑफिसर चिढ़कर बोला, क्या हमारी ट्रैप कुछ ज्यादा डेंजरस है? किसी ने शक जताया, इम्पॉसिबल। दूसरे ने तुरंत खारिज कर दिया। अगर सिर्फ इंसानों को भेजा जाए तो भी उनके इप्सिलॉन वॉरियर्स इस लेवल को पार कर सकते हैं। हमने ताकत परफेक्टली एस्टिमेट की थी। ट्रैप बहुत खतरनाक नहीं है। फिर भी सब असमंजस में थे। तभी किसी ने कहा, क्या यह पॉसिबल है कि हमारा बेट इंसानों को उतना टेम्पटिंग न लगा हो? सभी चुप हो गए। सोर्स ऑफ गॉड फ्रैगमेंट्स ने शुरुआत में
तो इंसानी नेशंस में कंपटीशन पैदा कर दिया था, मगर अब वो शायद काफी न था। आखिरकार सैक्रिफाइस स्पिरिट जैसी हाई लेवल चीजें वोलुयन एम्पायर में भी बेहद रेयर थी। इन्हीं के सहारे गेट कीपर्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसे मॉन्स्टर्स बनाए गए थे। इस ऑपरेशन का चार्ज ड्यूक क्लॉड के हाथ में था। इंपीरियल मिलिट्री एग्जीक्यूशन फोर्स का नंबर 1 खुद एम्परर झेंग लो द्वारा चुना गया, ताकत में बिशप बाई के बराबर। क्लॉट ने सुना और कहा, असल में मैं सैक्रिफाइस स्पिरिट को बेट बनाने की सोच रहा था, मगर अभी तक कोई ढंग का इंसान यहां नहीं आया। अगर हम अभी ये रिवील कर दें तो बेकार जाएगा। सबऑर्डिनेट्स ने कहा, मगर सर, अब तो लगता है सोर्स ऑफ गॉड फ्रैगमेंट्स इंसानों को रिस्क लेने लायक नहीं लग रहे। उनकी ग्रोथ अपोकलिप्स के बाद बहुत तेज हुई है। वो अब हमारे एम्पायर की सिविलाइजेशन लेवल तक पहुंचने लगे हैं, और हमारा शिकार झंगी तो ब्लैक बिशप के बराबर है। क्लॉट ने लंबी सोच के बाद कहा, ठीक है, लगता है हमें उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये लालची इंसान। कई दिनों की बेचैनी के बाद एक रात तट पर अचानक एक आधा खाया हुआ जायंट स्पाइडर का शव फेंका गया। उसका खून और बदबू बहुत दूर तक फैला। अगले दिन जब पेट्रोल बोट वहां पहुंची तो नाविकों ने उसे देखा और जहाज पर खींच लिया, और इस बार उन्हें उस मकड़ी के शरीर में सैक्रिफाइस स्पिरिट फ्रैगमेंट्स मिले। चैप्टर 2150 चुपचाप तमाशा देखना। ये तो सच में कमाल की चीज है। इप्सिलॉन लेवल का एक इनह्यूमन भी एवोल्यूशनरी मटेरियल्स की जरूरत रखता है। ली ग्वैंगाओ, XUNW और जुक ने ये देखा तो उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। झंगी पहले ही उन्हें बता चुका था कि ये जगह वोलुयन एम्पायर का लगाया हुआ ट्रैप है। अगर ली ग्वैंगाओ को पहले थोड़ा डाउट था कि ट्रैप है या नहीं, तो अब उसे बिल्कुल भी शक नहीं रहा। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस दुनिया में नहीं होती। साफ साफ किसी ने ट्रैप बिछाया है। लिंग और मैमन ने भी कहा था, मनुष्य वो जाति है जिसमें दुनिया की सारी बुरी क्वालिटीज जमा है। ये जाति अलग अलग सिंफुल डिजायर्स का कलेक्शन है। अगर ये शारीरिक रूप से इतने कमजोर न होते तो ड्रकर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते। इसलिए कॉन्स्पिरेसी और इंट्रीग के मामले में वोलुयन लोग इंसानों के सामने टिक ही नहीं सकते। ली ग्वैंगजियाओ और बाकी सबने तुरंत उनके घटिया एक्टिंग स्किल्स पकड़ लिए। केओस को तुरंत खबर दो और उसे फैसला लेने दो। ली ग्वैंगजियाओ की आंखों में खून का प्यासा इरादा चमका। मैं लव का डेथ गॉड यूज कर सकता हूं। उस जगह को पूरी तरह उड़ा दूंगा। खुद ही गड्ढा खोदा है तो मैं क्यों वेस्ट करूं? अगर बनकर बस्टर मिसाइल का वॉरहेड गुफा के अंदर एंट्रेंस से दागा जाए तो ज्यादातर वोलुयन लोग वही खत्म हो सकते हैं। झंगी को जब यह खबर मिली तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हजारों मीटर जमीन के नीचे लव का डेथ गॉड उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अपनी एनर्जी बचाओ और वेपन्स वेस्ट मत करो। लेकिन इसका मतलब है कि वे मुझे मारने के लिए बहुत बेचैन हैं। बहुत अच्छा, अब थोड़ा मजा मैं भी दूंगा। झंगी को अभी टाइम चाहिए था। वो हुएक्सू नेशन की एलियन आर्मी को मजबूत करना चाहता था। चाहे जितना भी इंप्रूवमेंट हो, तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस बैटल में 100% जीत जरूरी थी। जब इन्हें खेलना इतना पसंद है तो एक बार मैं भी खेलूंगा। अगले दिन झंगी सचमुच अनइनहैबिटेड आइलैंड के ऊपर दिखाई दिया। उसके साथ हुआ और फूइंग ट्रूप्स भी थे जो आसमान से दूर खड़े देख रहे थे। इस बार गुफा में छिपे वोलुयन लोग झंगी का फिगर देखकर चौंक गए। वो आ गया, केओस फ्रॉम हुएक्सू कंट्री। मुझे पता था ये लालची इंसान यहां आने से खुद को रोक नहीं पाएगा। आजा लड़के, अगर हमारे ट्रैप में आया तो तू गया समझ। उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने पूरे आइलैंड के नीचे परफेक्ट ट्रैप लगाया हुआ था। झंगी अंदर गया तो उसकी मौत तय थी। झंगी ने आइलैंड के ऊपर 2 चक्कर लगाए और बहुत हिचकिचाता हुआ दिखा, लेकिन आखिर में पास ना आकर वो जल्दी से चला गया। ये देख लिजर्डमैन थोड़े निराश हुए, मगर तुरंत उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वो हिला है, अगर हम ज्यादा एफर्ट करें तो जरूर वापस आएगा।
मुझे यकीन नहीं कि वो इतनी बड़ी टेम्पटेशन को झेल पाएगा। जल्द ही आइलैंड पर सैक्रिफिशियल स्पिरिट की एनर्जी रिएक्शन और भी मजबूत हो गई, जिसे पेट्रोलिंग शिप्स भी पकड़ने लगे। अगले दिन इंसानी आर्मी फिर आई, इस बार और भी पावरफुल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के साथ। ये सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट मशीन्स थे, जिनकी ताकत कैप्टन लेवल म्यूटेंट्स के बराबर थी। अटैक और डिफेंस दोनों में ये फ्लॉलेस थे और नॉर्मल ह्यूमन वॉरियर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। वे गुफा में घुसे और ट्रेजर ढूंढने लगे। वुलियन लोगों ने अपनी जायंट स्पाइडर्स को छोड़ा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर अटैक करने के लिए। ज्यादातर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स तबाह हो गए, लेकिन कुछ बच निकले और सैक्रिफिशियल स्पिरिट वाले और लेकर लौट गए। अब तो ये खुदा जाएगा ना, वुलियन ऑफिसर्स ने सोचा। लेकिन अगले दिन फिर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स आए। इस बार नंबर डबल था और हर एक के पास भारी बॉक्सेस थे। ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भेजता है। क्या खुदा कर मर जाएगा? इतना सब्र है इसके पास? एक लिजर्डमैन ऑफिसर बौखला कर बोला, रुको, ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स वैनिश्ड कैंग यूएन क्लैन के लगते हैं। इसके पास ज्यादा नहीं होंगे। जब सब खत्म हो जाएंगे तो केओस खुद आएगा। असल में झंग यी के पास ऐसे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स लाखों में नहीं थे, कुछ लाख ही थे। ज्यादातर वो दूसरी स्पेस में बेकार पड़े थे, क्योंकि एक साथ ज्यादा यूज करने से बहुत एनर्जी खपती थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन इन वुलियन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यूज करना बड़ी बात नहीं थी। इस बार मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स अलग थे। सभी के पास सुपर हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स लगे थे। उनके सेल्फ एक्सप्लोजन से डिस्ट्रक्शन और भी भयानक हुआ। कई जायंट स्पाइडर्स खत्म हो गए और लिजर्डमैन के ट्रैप्स भी लगभग ढह गए। सिर्फ स्पेस वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स को बचा पाने की वजह से उनकी ऑपरेशन पूरी तरह फेल नहीं हुई। ये आदमी बिल्कुल नीच है। साला, क्यों नहीं आ रहा ये? क्यों नहीं? क्या हमें स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस उसके सामने लाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा? इस बार लिजर्डमैन ऑफिसर्स सच में गुस्से से भर गए। क्लॉट, जो इस ऑपरेशन का हेड था, भी चुप हो गया। सिचुएशन हमारी उम्मीदों जैसी नहीं है। ये 6th जनरेशन ह्यूमंस बहुत चालाक है। रैबिट देखे बिना एक्ट नहीं करेंगे। लगता है हमारी वुलियन एम्पायर ने इन्हें डरा रखा है। इस बार थोड़ी सैक्रिफिशियल स्पिरिट बाहर ले आए। अगर वो एब्जॉर्ब करे तो उसकी ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लगता था कि अभी भी वो ह्यूमन पूरी तरह ट्रैप में नहीं फंसा। मैं एम्पायर वापस जाता हूं और हेडक्वार्टर से और सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स की डिमांड करता हूं। उस दिन ह्यूमन झंगी कई बार आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगा चुका था। साफ था कि वो आकर्षित हो चुका है। वो ट्रैप में गिरने से सिर्फ एक कदम दूर था। क्लॉट ने सोचा, जब तक हमें ल्योर करने का मौका है, बेट और डालने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन उसी समय वुलियन एम्पायर एक बड़े संकट में फंस चुका था, क्योंकि जू वायु की एबिलिटी बहुत एबनॉर्मल थी। वो भले 1-on-1 टॉप फाइटर न हो, लेकिन पूरे एम्पायर में दहशत फैलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था।